प्रोफेसर की तनख्वाह क्या होती है, फुल प्रोफेसर की? देखिए प्रोफेसर जो फुल प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटी में, मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि यूनिवर्सिटी में 4 कैडर होते हैं टीचर्स के। ठीक है। सबसे पहले जो है वो लेक्चरर है। ठीक है। लेक्चरर का जो ग्रेड होता है वो 18 होता है, 18 से स्टार्ट होता है। ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर है, फिर एसोसिएट प्रोफेसर है, फिर प्रोफेसर है। ठीक है। अच्छा, प्रोफेसर तक जाते जाते उसका जो ग्रेड है ना वो 21 तक चला जाता है। ठीक है। अगर आप उसकी सैलरी की बात करें तो वो कोई 2 लाख से ऊपर होती है। वो पे डिपेंड करता है कि अगर आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आप 3 लाख तक भी पहुंच जाते हैं। और एक और सिस्टम है यूनिवर्सिटी में जिसको टेन्योर ट्रैक सिस्टम कहते हैं, तो उसमें प्रोफेसर की सैलरी और भी ज्यादा होती है। ठीक है। वो बात का अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो वो 5 लाख से ऊपर भी जा सकती है। ठीक है। तो इस तरह से है। और इसमें ये तो फिक्स तनख्वाह बता रहे हैं और बाकी लेक्चर्स वगैरह इसके अलावा ये है कि अगर हम जो है ना उसी टीचर से शाम की क्लासेस के लिए भी टाइम लें तो वो पर लेक्चर जो है वो अलग से पे होता है। ठीक है। इस तरह भी है। और वो डिपेंड करता है कि वो कितना काम करता है, यानी शाम को वो ज्यादा क्लासेस लेता है कि कम लेता है, उसके पास कितना टाइम है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, ये सारी चीजें मैटर करती हैं उसकी इनकम में। और इसके अंदर सर एमफिल और पीएचडी ये कितना मैटर कर रहा होता है और ये इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? पीयू में जब कोई भी लेक्चरर अपॉइंट होता है तो एमफिल होना जरूरी है? जी बिल्कुल। हमारी जो हायर एजुकेशन कमीशन है पाकिस्तान लेवल की, उन्होंने रूल्स बनाए हुए हैं कि लेक्चरर के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन जो है वो एमफिल है और उसके ऊपर की जितनी पोस्ट है उसके लिए पीएचडी है। ठीक है। हाँ, बल्कि प्रोफेसर के लिए तो मैं कहूँ कि उसका रिसर्च का एक्सपीरियंस भी मांगते हैं। उसकी पब्लिकेशंस होनी चाहिए, 15 पब्लिकेशंस होनी चाहिए इंटरनेशनल जर्नल्स में, उसका 15 साल का एक्सपीरियंस हो और साथ पीएचडी भी हो। अभी आप वाइस चांसलर भी हैं, तो वाइस चांसलर अगर आप हों तो फिर क्या मराहत होती है साथ तनख्वाह के अलावा, क्या क्या मराहत? जी देखें, असल में तो मेरी जो अपॉइंटमेंट है वो प्रो वाइस चांसलर की है और प्रो वाइस चांसलर की अलग से कोई मराहत नहीं है। अच्छा। और वाइस चांसलर का काम मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वाइस चांसलर की सीट खाली है। ठीक है। तो एज वाइस चांसलर मैं कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं लेता, बल्कि एक्स्ट्रा काम करता हूँ ज्यादा टाइम के लिए। मैं दफ्तर में रहता हूँ, अपना काम करता हूँ ज्यादा टाइम के लिए और ज्यादा उसमें एनर्जी भी सर्फ होती है। और मैं हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है यूनिवर्सिटी में, मैं फिर भी अपने ऑफिस में आता हूँ, बहुत सारे काम कर रहा होता हूँ, शाम तक रात गए तक मुझे काम करना होता है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा सैलरी नहीं है। लेकिन अगर एक प्रोफेसर जो है वो रेगुलर वाइस चांसलर अपॉइंट हो तो उसकी सैलरी आप समझ लें कुछ 7 लाख के लगभग होगी। ठीक है। सर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप ऐसे पोस्ट पे होते हैं जहाँ पे आपके पास नीचे बहुत सारे तरीके होते हैं करप्शन करने के भी। देखिए, किसी भी बंदे को 2 तरीकों से प्रेशराइज किया जाता है ना, या तो धमकियां दे के या ऑफर दे के। तो आपको ऐसी कौन सी ऑफर्स आती हैं या आई हैं और उसको मैनेज कैसे करते हैं? क्योंकि चले मेरिट पे दाखिलों की तो हम बात एक साइड पे रखते हैं, जब स्पोर्ट्स बेस पे जो दाखिले होते हैं या जो नात बेस पे होते हैं, तिलावत बेस पे होते हैं, उसको फिर आप कैसे कंट्रोल करते हैं और कितने के ऊपर से फोन आते हैं? जी बिल्कुल, हाँ सब आपने सही कहा। जब आप ऐसी पोस्ट पे होते हैं तो आपके इख्तियारात में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि वहाँ आप करप्शन भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि करप्शन करना या ना करना तो आपका पर्सनल ट्रेट होता है ना, आपकी खूबी या खामी होती है। अगर आप ये तय कर लें कि आपने करप्शन नहीं करनी तो आप कर सकते हैं, ये इसको मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि हमारे मुआशरे में ये मुश्किल काम है। जो है वो ऑफर्स भी आती हैं, आपकी बात सही है, धमकियां भी आती हैं, लड़ाई झगड़ा भी होता है, दोस्त या दूसरे अहबाब नाराज भी होते हैं। लेकिन अगर आपने तहिया किया हुआ है कि आपने करप्शन नहीं करनी तो आप मैनेज कर लेते हैं। मतलब मैं पिछले अगर 6.5 महीने से सीट पे काम कर रहा हूँ और मैंने कोई करप्शन अगर नहीं की तो मैं अपना काम ठीक कर रहा हूँ। मेरे जो बॉसेस हैं, मेरे जो आला अफसरान हैं, वो मेरे से मुतमिन है। मुझे कभी भी एक लम्हे के लिए भी उन्होंने ये नहीं कहा कि आप अपना काम ठीक नहीं कर रहे। तो मेरा अपना ये तरीका है कि अगर कोई सिफारिश आ जाए या कोई शख्स सिफारिश के बगैर आ जाए, समटाइम ऐसा होता है कि मुझे कहते हैं जी फलां डिपार्टमेंट का कोई जमादार आ गया है या पियोन आ गया है, आपसे मिलना चाहता है, अपनी कोई बात डिस्कस करना चाहता है, तो मैं उसको भी टाइम देता हूँ, उसकी बात सुनता हूँ। और सिफारिश पर कोई काम आ जाए तो अगर वो काम होने वाला हो तो मैं एक लम्हा नहीं लगाता। ठीक है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो होने वाले होते हैं कि किसी की फाइल कहीं फंसी हुई है, आप जरा कह देते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। या ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें इख्तियार होता है वाइस चांसलर का। अगर मिसाल के तौर पे किसी बच्चे ने जो है वो डबल फीस पे, उसका लेट हो गया इम्तिहान में दाखिला भेजना, अब डबल फीस है, वो वाइस चांसलर के पास इख्तियार है कि डबल को सिंगल कर दे। ठीक है। और वो जरूरतमंद महसूस भी हो रहा है तो वाइस चांसलर का इख्तियार है कानून के मुताबिक, वो कर सकता है। तो वहां हम कर भी देते हैं। मैंने कहा होने वाला काम सिफारिश के जरिए आए या बगैर सिफारिश के आए, ठीक है, वो काम 1 मिनट में हो जाता है। ठीक है। ना होने वाला काम जितनी मर्जी सिफारिश आए बड़ी, क्योंकि मैंने अपनी स्किन सेव करनी है, मैंने कानून के मुताबिक काम करना है। और मैं यहाँ पे ये भी वाजे कर दूं कि इसी यूनिवर्सिटी के जो साबिक वाइस चांसलर हैं वो जेल भी जा चुके हैं, आपको पता है। जी जी बिल्कुल। तो मुझे क्या जरूरत है ऐसा काम करने की, किसी के कहने पे या किसी लालच में या किसी खौफ में
کہ میں غیر قانونی کام کروں اور کل کو ہم اس کا جو ہے وہ خمیازہ بھگتیں. اور ویسے دوست وغیرہ تو ناراض ہوتے ہوں گے پھر؟ بالکل ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں. یہ سیٹ ہی ایسی ہے، لوگوں کی توقعات بڑھ جاتی ہیں، وہ جائز بھی ہوتی ہیں، ناجائز بھی ہوتی ہیں. میں نے احمد صاحب یہ اصول رکھا ہے کہ آپ خواہش کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. آپ خواہش کا اظہار کرنے آ جائیں، اس پر بھی کوئی پابندی نہیں. کیا آپ کو چائے بھی پلائیں گے، آپ کی عزت بھی کریں گے، آپ کی بات بھی پوری سنیں گے، لیکن یہ پتہ مجھے ہونا چاہیے کہ کام اگر جائز نہیں ہے تو مجھے نہیں کرنا. اب اگر کوئی اصرار کرتا ہے اور میں انکار کرتا ہوں تو اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن ظاہر ہے مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے قانون کے مطابق چلنا ہے.